हाय माय स्वीटी दादू, आज आप इतना डल कैसे दिख रही हो? मैं तो मूड बनाकर आया था आपके साथ बैडमिंटन खेलूंगा, लेकिन आप तो कुछ परेशान दिख रही हो। अरे बेटा कुछ, बस तेरी इस लाडली बहन कुहू की फिक्र हो रही है। ये कुहू अंशुल के साथ अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुकी है, पर अंशुल के पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं। अब जब तक लड़के के माँ बाप खुशी खुशी बहू को अपनाने के लिए राजी नहीं होते, तो भला कोई रिश्ता अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? मुझे तो बस यही फिक्र खाए जा रही है। मेरी तो कल्पना से परे है कि आज के जमाने में भी किसी की इतनी पिछड़ी सोच हो सकती है। आजकल जाति में ऊंच नीच भला कौन सोचता है? वे ऊंचे गोत्र वाले ब्राह्मण हैं, तो हम भी कोई नीची जात के तो नहीं। अरे दादू, इकलौते बेटे को नाराज कर वे कहाँ जाएंगे, मान जाएंगे देर इसमें। आप टेंशन मत लो, वरना नाहक आपका बीपी बढ़ जाएगा। चलो थोड़ी देर बैडमिंटन खेलते हैं मेरी अच्छी दादू। बैडमिंटन खेलते खेलते भी पोती की चिंता ने आभा जी का पीछा नहीं छोड़ा। करीबन आधे घंटे खेलकर तरोताजा होकर उन्होंने अंशुल को घर बुलाकर उससे उसकी शादी के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। अंशुल, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तो हर तरह से तुम्हारे पेरेंट्स को समझाकर हार गई। अब तो बस एक ही रास्ता बचता है। अगर तुम कुहू के साथ कोर्ट मैरिज करके उनके सामने जाओ, तो उन्हें मजबूरन तुम्हारी शादी के लिए तैयार होना ही होगा। मुझे तो इसके अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। दादी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बस उनसे यह कह दूं कि मैं कुहू के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहा हूं, तो उनके पास हमारी शादी के लिए हामी भरने के अलावा कोई चारा न बचेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अंशुल ने उसी दिन अपने पेरेंट्स को कोर्ट मैरिज की धमकी दी और उसकी सोच के मुताबिक कुहू के साथ उसके विवाह के लिए उनका प्रतिरोध ताश के पत्तों के महल की भांति ढह गया। आज आभाजी बेहद खुश थी। आज ही तो कुहू के होने वाले सास ससुर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रोके की तिथि निश्चित करके अभी गए थे। दादू, अब तो खुश। अब तो आपकी समस्या हल हो गई ना? हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कुहू की शादी की मेरी बरसों पुरानी साथ पूरी हुई। हाँ दादू, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप तो वाकई में अमेजिंग हो। आपके पास हर समस्या का तोड़ है, पोते ने लड़ियाते हुए उनकी गोद में लेटते हुए कहा। तभी उनकी एक पड़ोइन वंदिता का फोन उनके पास आया। हेलो दीदी, प्रणाम वंदिता। कहो, कैसे याद किया? दीदी, रुनझुन को लेकर मन में कुछ उलझन थी, तो मैं उसी बाबत आपसे सलाह लेना चाह रही थी। कौन? हाँ बोलो, निस्संकोच बोलो। दीदी, रुनझुन को घर आए 3 महीने हो चले, लेकिन वह ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती। जब भी मैं कहती हूँ बेटा, दामाद जी को तुम्हारे बिना परेशानी हो रही होगी, वह कह देती है, अरे माँ, आपके दामाद जी के पास उनकी माँ और बहनें हैं ना, वे मुझसे ज्यादा उनके साथ खुश रहते हैं। मेरा फिलहाल उनके पास जाने का मन नहीं। अब आप ही बताओ दीदी, शादी के बाद लड़की का इतने दिन मायके में रहना क्या सही है? तो यह बात है। चलो शाम को बिटिया को लेकर घर आ जाओ, मैं उसे समझाती हूँ। आभाजी ने रुनझुन को समझाया, बेटा, शादी एक बेहद जिम्मेदारी भरा रिश्ता है, जिसे बेहद समझदारी और धैर्य से निभाना पड़ता है। तुम्हें ससुराल या दामाद जी से क्या परेशानी है? ताई जी, ससुराल में मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। सुबह 7 प्राणियों का खाना बनाकर जाओ और रात को फिर वही रूटीन। इधर आजकल मेरे ऑफिस में बेहद व्यस्त दिनचर्या चल रही है। वर्षांत होने की वजह से ऑडिटिंग के सिलसिले में 10 घंटों की ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो सुबह 9 बजे की निकली रात के 7 बजे ही घर लौट पाती हूँ। अब आप ही बताएं, मैं रसोई का काम कैसे करूँ? इतना लेट आने पर सासू जी कलह करती हैं, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए धमकाती हैं, तो मैं अभी वापस नहीं जा रही। बेटा, बुरा मत मानना, शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना क्या सही है? ऑफिस के काम की आड़ लेकर अगर तुम मायके से ससुराल जाना ही नहीं चाहो, तो यह तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना हुआ ना बेटा। आंटी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप ही बताएं, 12 घंटे घर से बाहर बिताकर मैं रसोई का काम कैसे करूँ? मैं अपनी यह इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने वाली तो बिल्कुल हूँ नहीं। रुनझुन की ये बातें सुन अम्मा जी ने वंदिता से उसके दामाद अमे से मिलने की इच्छा जाहिर की।
अगले दिन दामाद अम्मे के अपने घर आने पर आभाजी ने औपचारिक कुशलक्षेम के बाद उससे कहा, अम्मे जी, हमारी बिटिया की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके ऊपर है। इसे बस यह गिला है कि 12 घंटे घर बाहर रहने के बाद इसमें दोनों वक्त की रसोई निपटाने की हिम्मत नहीं बचती। अब आप ही बताएं, वो पूरी तरह से गलत तो नहीं? आंटी जी, घर के काम की वजह से मायके आकर बैठ जाना क्या सही है? मैं तो इसे समझा कर हार गया, लेकिन यह घर चलने को तैयार ही नहीं होती। इस पर आभाजी ने उसे समझाया कि वह खाना बनाने के लिए एक सहायिका का इंतजाम करे। घर पहुंचकर अम्मे ने यह बात मां के समक्ष रखी। सबकी सहमति से यह फैसला हुआ कि एक सहायिका खाना बनाने में रुनझुन की मदद करने के लिए रखी जाएगी। इस निर्णय को अम्मे के मुंह से सुनने के बाद वंदिता ने आभाजी का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि उनके मशवरे से उनकी बेटी का घर उजड़ने से बच गया। आभाजी वंदिता के घर से लौटकर अपने कमरे में आराम ही कर रही थी कि तभी उनका बेटा घर में घुसा। क्या हुआ बेटा, बेहद थके थके नजर आ रहे हो? अरे माँ, ऑफिस में अकाउंट में भारी गड़बड़ी नजर आ रही है, लेकिन अकाउंटेंट उसे ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। मैं भी सुबह से वही गड़बड़ पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। ओ बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया ऑफिस? तुझे तो पता है ऐसी गड़बड़ी ढूंढने में मैं माहिर हूँ। आखिर मेरी एमकॉम की डिग्री कब काम आएगी? माँ, अब बार बार आपको ऑफिस के कामों में उलझाने का मन नहीं करता। अरे बेटा, तू नाहक ही परेशान होता रहता है। ले चल, अभी अपने लैपटॉप पर तेरा अकाउंट चेक करती हूँ। आभाजी ने पूरे दिन लगकर अकाउंट की बारीकी से जांच कर उसमें की गई भयंकर हेराफेरी पकड़ ली। अकाउंट की गहन छानबीन से पता चला कि उनके नए मैनेजर ने बेहद चतुराई से एक बड़ी रकम का गबन किया था। अम्मा जी ने फौरन ही बेईमान अकाउंटेंट को नौकरी से हटा दिया और एक नया ईमानदार अकाउंटेंट को नियुक्त कर दिया। पूरे दिन अकाउंट की जांच करते करते अम्मा जी पस्त हो आराम कर रही थी कि तभी उनकी बहू की चचेरी बहन की बिन माँ बाप की बेटी सलोनी मुदित मन कहते हुए उनके पास आए, अम्मू अम्मू, यह देखो मेरा नीट का रिजल्ट आ गया। मुझे पूरे स्टेट में 5वीं पोजीशन मिली है। इस बिन माँ बाप की बच्ची को उन्होंने बचपन में ही गोद लेकर पाला था। ओह, इतनी बढ़िया पोजीशन, सब तेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है मेरी लाड़ो। आज तेरी इस शानदार सफलता का जश्न मनाने वृद्धाश्रम चलेंगे। अरे कुछ, ओ कुछ बेटा, 5 किलो मिठाई ले आना बाजार से। सलोनी की यह सफलता कोई मामूली नहीं, पूरे पड़ोस में मिठाई बंटवाऊंगी। ले, ये रुपए ले और जाकर झटपट मिठाई ले आ। हाँ दादू, तनिक ठंड रखो, अभी बाजार जाकर लाता हूँ। यह चूहिया अब डॉक्टर बनेगी। न बाबा न, मैं तो कभी अपना इलाज इससे नहीं करवाने वाला। इस नीमकीन की दवाई से कहीं अपना पत्ता ही साफ हो गया तो हो गया अपना बेड़ा गर्क। कुश ने सलोनी को खिलखिलाते हुए छेड़ा। अम्मू देखो, यह शैतान क्या कह रहा है। बेटू, 5वीं पोजीशन आई है मेरी पूरे स्टेट में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है यह। मैं तो हॉट सर्जन बनूंगी। हाँ, हॉट सर्जन। हॉट खोलकर सिलना भूल जाएगी तो मरीज की तो हो गई छुट्टी। कुश ने सलोनी को फिर से चिढ़ाया और वह उसे एक धौल जमाने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। कुछ ही देर में वह नम आंखों से दादी के पास आकर बैठ गई और उसने झुककर उनके चरण स्पर्श कर लिए। दादू, अगर आप मुझनाथ को अपने घर में लाकर सहारा न देती तो मेरा कुछ न होता। ऐसा नहीं कहते बेटा। यह कहकर अम्मा जी ने सलोनी को गले से लगा लिया। तभी कुश का कोई फोन आया और वह अम्मा जी से यह कहते हुए घर से भाग छूटा, दादू बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लौटकर आते हुए मिठाई लेता आऊंगा। अरे बेटा, यह तो बता दे जा कहाँ रहा है इतनी जल्दबाजी में। आता हूँ दादू, फिर आपको बताता हूँ। 10 बजे घर से गया कुश दोपहर के 3 बजे हैरान परेशान घर लौटा। उसका तनावग्रस्त चेहरा देख अम्मा जी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, इतने टेंशन में क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ही, उसने बात टालते हुए कहा। अपनी दादू को नहीं बताएगा? कोई प्रॉब्लम तो जरूर है जो तू इतना टेंशन में दिख रहा है। अरे दादू, वह मेरी फास्ट फ्रेंड ऋतुपर्णा है ना, उसकी कुछ प्रॉब्लम है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा इसे सॉल्व करूं तो कैसे करूं। अरे बेटा, मुझे बता तो सही, तेरी क्या परेशानी है?
बेहद सकुचाते झिझकते कुश ने अम्मा जी को बताया, यह ऋतुपर्णा वैसे तो बहुत अच्छी है, मेरी उसकी बहुत पटती है। बस दादू, वो खर्चीली बहुत है। हॉस्टल में रहती है ना, घर से पैसे आते ही वह पहले तो उन्हें नई नई ड्रेसेस व महंगे महंगे कॉस्मेटिक में उड़ा देती है, फिर पैसे खत्म होने पर मुझसे मांगती है। उस पर मेरे नहीं करते करते 12,000 रुपए उधार हो गए हैं। अब आप ही बताओ दादू, पापा मुझे बेहिसाब पैसे तो देते नहीं, वो तो हर महीने अपने रुपए महीने की शुरुआत में ही खर्च कर लेती है। आज भी वह मुझसे जिद कर रही थी कि मैं उसके अगले माह के कॉलेज एक्सकर्शन के लिए रुपए जमा कर दूं। जब मैंने इसके लिए हामी नहीं भरी तो उसने मुझे 10 बातें सुना दी। खूब लड़ी झगड़ी मुझसे, क्या रुपए न देने की वजह से लड़ी झगड़ी, बातें सुनाए। अरे फिर तो वह सही लड़की नहीं बेटा, उससे दोस्ती रखना ठीक नहीं, उससे धीरे धीरे दोस्ती तोड़ दे। अरे दादू, उससे दोस्ती तोड़ना आसान नहीं, कुश ने बेहद मायूसी से कहा। क्यों भाई, किसी से फ्रेंडशिप रखने की जबरदस्ती थोड़े ही है। अरे दादू, आप समझ नहीं रही, वह मेरी खास फ्रेंड है। इस बार वह तने खिचकते तकते बोला। खास फ्रेंड क्या, तेरा उससे कहीं प्यार व्यार का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? हाँ दादू, कुछ ऐसा ही समझ लो। पहले तो मुझे उस पर भयंकर क्रश आया हुआ था, लेकिन अब जब से वह मुझसे हर महीने रुपए मांगने लगी है और नहीं देने पर मुझसे झगड़ने लगी है, तो मेरे प्यार का बुखार उतरने लगा है। वह तो उतरेगा ही बेटा। हाँ, एक बात बताओ, तुम मानते हो न कि हर प्यार का अंजाम शादी होना चाहिए? हाँ दादू, ऑब्वियसली। साथ ही तुम यह भी मानते हो कि आपको शादी का रिश्ता ऐसे शख्स से जोड़ना चाहिए जिसका वैल्यू सिस्टम पुख्ता हो? यस दादू, विदाउट फेल। तुम्हारी इस ऋतुपर्णा का वैल्यू सिस्टम मुझे बहुत खोखला नजर आ रहा है। जो लड़की बात बात पर अपने बॉयफ्रेंड से रुपए मांगती हो, नहीं मिलने पर बुरी तरह से लड़ती झगड़ती हो, उसकी वैल्यूज में कोई दम नहीं बेटा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तो वह किस हक से तुमसे रुपए मांगती है और लड़ती झगड़ती है? यह तो उसकी बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत है। समझ रहे हो ना बेटा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी दादू, बिल्कुल समझ रहा हूँ। उससे तू ब्रेकअप कर ले बेटा, नहीं तो उससे तेरा रिश्ता तुझे जिंदगी भर नासूर की तरह दुख देगा। हाँ दादू, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर मैं उससे अपने रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब पीछे कैसे लौटूं समझ नहीं पा रहा। तुझे कुछ नहीं करना बेटा, बस तू उससे साफ साफ कह दे कि मैं तुम जैसी उड़ाऊ, गैरजिम्मेदार और झगड़ालू लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे दादू, यह इतना आसान नहीं, मुश्किल भी नहीं। बस तुझे यह कहना होगा कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मेरी दादी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ऊपर मेरे 12,000 रुपए की बकाया रकम के बारे में बता देंगी। बस तेरा इतना कहते ही वह तेरी जिंदगी से दुम दबाकर 9-2-11 हो जाएगी। इस पर कुश ने अम्मा जी के हाथ चूमते हुए कहा, वाह दादू, मान गया मैं आपको। कितना धांसू आइडिया दिया है आपने। लव यू दादू। मैं कल ही उसे साफ साफ लफ्जों में यही कहता हूँ और उससे अपनी जान छुड़ाता हूँ। लाडले पोते की यह बात सुनकर अम्मा जी की आंखें चमक उठी और उन्होंने राहत की सांस ली। तभी उनकी एक सहेली दीपा का फोन आ गया। अरे आभाजी, आज कॉलोनी के मंदिर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम रखा है। आप तो कभी इन धर्म के कामों में कोई रुचि ही नहीं लेती हो, घर ही घर में घुसी रहती हो। ऐसी भी क्या व्यस्तता भाई, जो बुढ़ापे में परलोक सुधारने की भी सुध न रहे। अरे दीपा जी, परलोक किसने देखा है? मैं तो अपना यही लोक सुधारने की जुगत भिड़ाने में लगी रहती हूँ। घर परिवार में आए दिन कोई न कोई मसला होता ही रहता है। अब घर की बड़ी बुजुर्ग होने के नाते मेरा ही तो फर्ज है न उसकी उलझनों को सुझाने का। मुझे तो भाई माफ करो, मेरे अपने ही काम बहुत हैं। मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। तभी कुश बाहर से आया और दादी से बोला, दादू आपका फॉर्मूला तो वाकई हिट रहा। मैंने जैसे ही उधारी की बात उसके पेरेंट्स को बताने की धमकी दी, वह भीगी बिल्ली बन गई। मैंने उससे कह दिया, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, अब कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ओ दादू, लव यू, आप तो वाकई में चमत्कारी हो।